इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के बाद से ही इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन जुडिशरी के बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन रही है, जहां पे एक तरफ लेजिस्लेचर्स अपने अमेंडमेंट के थ्रू सिटीजन्स के राइट्स को कहीं ना कहीं छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, तो जुडिशरी अपने जजमेंट्स के थ्रू एक सेफगार्ड की तरह उन सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। पार्लियामेंट के मेजर अमेंडमेंट्स के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज के वीडियो में हम जुडिशरी के मेजर जजमेंट्स जो केसेस थे, लैंडमार्क केसेस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला केस होगा चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस, जो कि 1951 में आया था। इस केस में मैटर ये था कि मद्रास गवर्नमेंट की ऑर्डर से ही वहाँ के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट्स थे उनके रिजर्वेशन के मामले में एक स्पेशल टाइप का कोटा अपनाया गया था। तो इस केस में जो पिटिशनर थी वो एक ब्राह्मण लड़की थी और उसको इसी कोटा की वजह से वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस नहीं मिला, उसको एडमिशन नहीं मिला। तो उसने इस सिलसिले में जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में संज्ञान लिया तो ये पाया कि वो जो कोटा था वो पूरी तरह से एक कास्ट पे बेस्ड था, जो कि एक तरह से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा था और इस वजह से वो आर्टिकल 14 और 15 का वायोलेशन कर रहा था और इसी वजह से इस गवर्नमेंट ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। हमारा नेक्स्ट केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस, जिसको हम हेबियस कार्पस का केस भी कहते हैं। ये वो टाइम था जबकि राष्ट्र में इमरजेंसी का प्रोविजन लगा हुआ था और लोगों को नजरबंद किया जा रहा था, लोगों को बिना बात के भी नजरबंद किया जा रहा था। इन्हीं नजरबंद व्यक्तियों में से एक शिवकांत शुक्ला, जो कि एक अधिवक्ता थे, उन्होंने हाईकोर्ट में इस सिलसिले में रिट दायर करी। तो हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में यह फैसला दिया कि हालांकि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड होना सही है, लेकिन व्यक्तियों को फिर भी हेबियस कार्पस का बंदी प्रत्यक्षीकरण का राइट मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो इस जजमेंट से नाराज सरकार ने इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में सरकार के इस एक्ट को, जो कि इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने का एक्ट है, उसको सही माना। इस केस में 5 जजेस की एक बेंच बैठी थी, जिसमें 4 सरकार के फेवर में थे और एक HR खन्ना जी जो इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो हाईकोर्ट के जो फैसला था, हाईकोर्ट के फैसले से सहमति रखते थे। नेक्स्ट केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जिसमें पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट की वजह से गोलकनाथ, जिनके पास 500 एकड़ की ज़मीन थी, तो उनकी ज़मीन को जब्त कर लिया गया और केवल 30 एकड़ छोड़ा गया, क्योंकि इसके अंतर्गत यह प्रोविज़न दिया हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखने की परमिशन नहीं मिली हुई है। तो इस मैटर में गोलकनाथ ने अपने आर्टिकल 90 क्लॉज 1 के अंतर्गत सब क्लॉज F में दिए गए राइट टू प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए उसी की बेस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी और सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की बेंच में से 5 ने इनके फेवर में फैसला दिया और ये कहा कि सरकार का ये एक्ट उनके राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ है, उसको वायलेट करता है और इस वजह से इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। हमारा नेक्स्ट केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस। तो इस केस में राज नारायण, जो कि रायबरेली से 1971 के टाइम पे लोकसभा पद के उम्मीदवार थे और श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, वो प्रत्याशी थे। राज नारायण जी को अपने जीतने की 100% उम्मीद थी, लेकिन उनको झटका तब लगा जब इलेक्शन के रिजल्ट आए और वो 1 लाख से भी कहीं ज़्यादा मतों से हार गए। इस मामले से असंतुष्ट होकर राज नारायण ने हाईकोर्ट में अपील दायर करी। तो उस केस में श्रीमती इंदिरा गांधी को करप्ट एक्सरसाइज और इलेक्शन माल दोषी पाते हुए उनको PM का पद कंटिन्यू करने से रोक दिया गया और साथ ही साथ उनको अगले 6 साल के लिए इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद इस मैटर में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करके स्टे ऑर्डर ले लिया और साथ ही साथ उसी टाइम पे 38 तो 39 अमेंडमेंट पारित कर दिया, जिसमें 39 अमेंडमेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष के पद को जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से उसके ज्यूरिसडिक्शन से अलग रखा गया है, अर्थात इन मैटर्स में कोर्ट्स में अपील नहीं की जा सकती। अगला केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इसे फंडामेंटल राइट्स केस के नाम से भी जानते हैं और इसे भारतीय संविधान के लिए मील का पत्थर या माइलस्टोन भी माना जाता है। इस केस में मैटर तो बहुत सारा है, लेकिन इसका मेजर इशू जो था वो 24th और 25th अमेंडमेंट के साथ साथ आर्टिकल 368 के एक्सटेंशन तक था कि आखिर पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में अमेंडमेंट का राइट किस हद तक मिला हुआ है। तो इस केस
आज जजेस की बेंच ने यह फैसला दिया, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि पार्लियामेंट को अमेंडमेंट के सिलसिले में अनलिमिटेड पावर मिली हुई है, वो किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था कि उसका अमेंडमेंट कहीं भी पार्ट थर्ड को अफेक्ट ना करे, इनका हनन ना करे, इनको वायलेट ना करे। और इसी जजमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी ले डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के मेन फीचर्स हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। हमारा अगला केस मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को बिना कोई वजह बताया जब्त कर लिया गया था। तो इस केस में मेनका गांधी ने जब एप्लीकेशन लिख के रिटन फॉर्म में जवाब मांगा कि आपने किस बेस पे मेरे पासपोर्ट को सीज किया है, उसको जब्त किया है, तो उस सिलसिले में अथॉरिटी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई उचित कार्यवाही नहीं की। इस केस में मेनका गांधी ने जब कोर्ट को अप्रोच किया तो उस जजमेंट में कोर्ट ने ये पॉइंट्स बताए। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 90 और आर्टिकल 21 में एक नेक्सस से एक रिलेशन है, जिसे गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। और सभी लॉज को इन आर्टिकल 14, 90 और 21 के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वगैरह के रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसी केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को एक बेटर वे में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि यहाँ पे मेनका गांधी को बिना सुनवाई का मौका दिए ही उनके पासवर्ड को जब्त कर लिया गया था, जो कि नेचुरल जस्टिस के ऑडी अल्टर पार्टम का एक वायोलेशन कहा जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो कि इस केस में एक इश्यू था कि क्या राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि हाँ भाई, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड भी आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है और ये व्यक्ति को एक राइट टू फ्रीडम देता है। हमारा नेक्स्ट केस मिनर्वा मिल्स का केस है। इसके अंतर्गत मिनर्वा मिल्स जो कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसको गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्ट बना के उसको सीज कर लिया गया था, एक्वायर कर लिया गया था। तो इस केस में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में रेस्पोंडेंट से जवाब मांगा। तो रेस्पोंडेंट का जो की सरकार थी, उनका ये कहना था कि ये जो एक्ट किया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो नीड हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यह फैसला दिया कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस देते हुए आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, यानी कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट इसमें मैटर ऑफ इशू 39 और 42nd अमेंडमेंट था, क्योंकि इसी 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल कर लिया गया था और इसी वजह से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के कंडीशन में वो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते थे। सरकार के इस एक्ट को पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया और इस एक्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। हमारा अगला केस MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसको हम ओलियम गैस लीक केस के नाम से भी जानते हैं। ये भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था और इस केस में ही एक अधिवक्ता या एडवोकेट के साथ साथ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स इंजर्ड हुए थे, उनको नुकसान हुआ था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर जो कि MC मेहता जी एक सोशल वर्कर थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स को सही मानते हुए इसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की धारणा जो कि डॉक्ट्रिन था उसको इस्टेब्लिश किया और जितने भी इंजर्ड पीपल्स थे उनके कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करी और साथ ही साथ श्रीराम इंडस्ट्रीज को बंद करने का भी आदेश दिया। हमारा अगला केस SR बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके अंतर्गत कर्नाटक स्टेट के गवर्नर के एडवाइजरी एक्ट को, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने उस राष्ट्र में इमरजेंसी प्रोविजन प्रोक्लेम कर दिया था, जो कि पूरी तरह से आर्बिट्री था, उससे रिलेटेड है। इस केस में हुआ यह था कि 19 मिनिस्टर्स ने एक रिटन फॉर्म में गवर्नर को यह एडवाइस दी कि आप SR बोम्मई जो कि वहाँ के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट को गिरा दीजिए। और गवर्नर ने उनकी इस एडवाइस को मानते हुए प्रेसिडेंट को अपना सुझाव भेज दिया उस राष्ट्र में इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के मामले में। उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसी के साथ साथ 6 और स्टेट्स में भी इमरजेंसी प्रोक्लेम किया हुआ था। तो अगला मैटर ऑफ इशू यही था कि क्या एक साथ 6 स्टेट्स में इमरजेंसी प्रोक्लेम करना सही है या नहीं है। तो इस केस में जुडिशरी ने यूनियन गवर्नमेंट के इस एक्ट को आर्बिट्री और अनरीजनेबल माना, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल ऑडी अल्टर पार्टम है या किसी व्यक्ति को सुनने का मौका दिए बगैर ही उनके स्टेट में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया गया था। हमारा अगला केस मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का केस है और इस केस में ऐसा हुआ था कि मोहम्मद अहमद खान, जिनकी पत्नी शाहबानो थे, इनके 5 बच्चे थे। इन्होंने जब अपनी दूसरी शादी करी तो इन्होंने शाहबानो को त्याग कर दिया, इनका परित्याग कर दिया।
तो शाहबानो ने जब लोकल कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए अप्रोच किया तो उसी टाइम पे मोहम्मद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक के बेस पे इनको पूरी तरह से तलाक करके इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन फिर भी लोकल कोर्ट ने शाहबानो को इस सिलसिले में 25 रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस दिलाने का प्रोविज़न सेटअप किया। तो इस केस में मोहम्मद अहमद खान ने हाई कोर्ट को, जो कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था, उसको अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने लोकल कोर्ट के इस फैसले को सही मानते हुए मेंटेनेंस की कॉस्ट जो कि 25 रुपीज़ पर मंथ थी उसको बढ़ा के 179 रुपीज़ पर मंथ कर दी। इस केस के सिलसिले में जुडिशरी का ये कहना था कि व्यक्ति किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से, लेकिन वो सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत आने वाले मेंटेनेंस के प्रोविजन का अधिकारी है। इसी के साथ साथ इस मेंटेनेंस का अधिकार हर महिला को देने से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेगी। और हमारा सबसे लास्ट केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। इस केस के सिलसिले में आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 2019-2020 में एक ट्रेंड, एक टैग बहुत जोर शोर से चला था जिसको हम मीटू टैग के नाम से जानते हैं। और उस टाइम पे मीडिया से लेके फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और हर जगह पे मीटू टैग ने एक क्रांति मचा दी थी, जहाँ पे हर महिला अपने साथ हुई आपबीती को, जो कि वर्क प्लेस पे हुई आपबीती होती थी, उनको बेबाक होकर शेयर कर सकती थी। और हमारा ये केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इसी रिलेटेड है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में है। इस केस में जुडिशरी ने जेंडर इक्वलिटी के साथ साथ कुछ जनरल प्रोविजन सेटअप किए जिनको विशाखा गाइडलाइन भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं के साथ हुई वर्क प्लेस पे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है उनको रोका जा सके। और इसके साथ ही साथ हर ऑफिस में जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे एक कमेटी गठित करने की व्यवस्था की गई, जिसकी आधी से ज़्यादा मेंबर्स और अध्यक्ष वो महिला होंगी। बड़ी ही मेहनत के बाद ये 11 लैंडमार्क केसेस थे, इनके सारे मेन प्रोविजंस और जजमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।